हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके आगामी परीक्षा में के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन फंस ही सकता है, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए। और जैसा कि हम लोग डेली करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं करंट के डिस्कशन के बाद। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है, आज जिस सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा इन्वायरमेंट। पर्यावरण संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में मैच द फॉलोइंग के थ्रू पूछ लेता है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए होगा जिसका आपको क्या करना, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल मैं क्वेश्चन देना भूल गई थी शायद, बट आज आपको दे देंगे, आप लोग उसका आंसर वहाँ पर दीजिएगा। और गाइड जिसने जो हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है लक्ष्य तक आपके साथ टेलीग्राम चैनल से, वो भी जा करके उसको ज्वाइन कर सकता है। वहाँ टाइम टू टाइम आपको क्या करते हैं, क्वेश्चंस आपके लिए शेयर किया जाता है, जिससे आपकी वहाँ प्रैक्टिस बनती रहेगी। और सेकंड, इसका PDF हम लोग वहाँ शेयर कर देते हैं, तो आप वहाँ जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो हमसे टेलीग्राम नहीं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकता है, वहाँ भी जा करके हमसे जुड़ सकता है। तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक मतलब सभी की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। जैसा आप लोग जिस की प्रिपरेशन करते होंगे उस हिसाब से अपना ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे UPSC सभी से रिलेटेड। वहाँ आपको डेली मतलब एक दिन में करीब 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, जो कि सभी मतलब टॉपिक वाइज है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस, करंट अफेयर्स सभी के होते हैं। तो आपकी वहाँ क्या प्रैक्टिस होती रहेगी, तो जिसको भी ज्वाइन करना जा करके ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 70वीं यानी 70 नंबर की जो है राष्ट्रीय सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप 2021-22 में किस राज्य की महिला टीम ने खिताब जीता है। गाइस एक बात और बतानी है, जैसा कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो ठीक है, जिसको नहीं पता है फ्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको पता है, जैसे कि मैंने दो वीडियो में एक्चुअली क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर करने के चक्कर में क्या होता है, कुछ चीज़ें मेरे मुंह से गलत निकल जाती हैं। तो आप लोग को जब मैं बाद में वो वीडियो देखती हूँ तो मुझे क्लियर आ रहा है ये मैंने गलत बोल दिया, तो उसको मैं क्या करती हूँ, वहाँ जा करके उस वीडियो के नीचे वहाँ पर पिन मैसेज कर देती हूँ कि भाई ये गलत हो गया, आप इसको जा करके करेक्ट कर लेना। तो आप लोग को अगर पता है तो वहाँ कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमन नेचर है, गलती हो जाती है। तो अभी चीज़ों को जल्दी बोलने के चक्कर में वो गलत हो जाता है, तो प्लीज़ उसको आप लोग बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो आप लोग बताइए, बाकी धीरे मैं कोशिश करूँगी कि कुछ भी गलत मुँह से ना निकले, लेकिन फिर भी एक हो जाता है, तो थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करिए। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 70 नंबर की राष्ट्रीय सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में किस राज्य की महिला टीम ने खिताब जीता है। एक मिनट गाइस, तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि महिला टीम ने, पहला तो ये देखना है कि किस नंबर का है, एक मिनट, 70 नंबर का है, और क्या है, राष्ट्रीय सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, इसमें महिला टीम पूछा है। तो एक हम लोग बात करेंगे महिला टीम और दूसरी बात करेंगे पुरुष टीम। तो महिला टीम के तो यहाँ तो मैंने मेंशन कर दिया है कि महिला वर्ग में जो है वो केरल की टीम ने जीता है, महिला टीम में केरल की टीम जीती है। और अगर बात करें पुरुष में तो वो कौन जीता है पुरुष के उसमें, तो वो है हरियाणा टीम जो है वो पुरुषों की टीम ने, हरियाणा टीम ने पुरुष वर्ग में जीता है। किसको हरा करके, भारतीय रेलवे को। हरियाणा टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हरा करके क्या किया है, पुरुष वर्ग में खिताब जीत लिया है। और बाकी महिला वर्ग में जो है वो केरल ने भारतीय रेलवे को 3-1 से हरा करके ये खिताब अपने ट्रॉफी, मतलब जो ट्रॉफी है वो अपने नाम कर ली है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो अब एक और बताने जा रहे हैं वो भी नोट करिएगा आप लोग, कि ये जो आयोजन हुआ है, ये जो वॉलीबॉल हुआ है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, ये कहाँ पर हुआ है, तो एक स्टेडियम है जिसका नाम है बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम, बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम। अब ये कहाँ पर है ये स्टेडियम, ये है
भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर मैंने नाम लिया तो आपको पता चल गया होगा कि भुवनेश्वर है कहाँ एक्चुअली। तो ये भुवनेश्वर जो है वो है ओडिशा में। तो यहीं पर क्या है कि ये जो बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम है KIIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर में ये आयोजित की गई। तो आपको स्टेडियम याद रखना है कहाँ पर है, ये ध्यान रखना कि बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम है कहाँ, तो भुवनेश्वर ओडिशा में है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और हरियाणा से रिलेटेड अभी कल मैंने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जैसे कि भारत का पहला ग्रेन ATM कहाँ है, तो वो भी कहाँ पर है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। और क्या बताया था मैंने, ISA का मुख्यालय मैंने बताया था कहाँ पर है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। और एक कोई फैक्ट बताया था, याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये 2 आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हाँ, हेली हब, भारत का पहला जो हेली हब है ये कहाँ पर स्थापित है, ये कहाँ पर है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में ही है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं और बता देते हैं कुछ। तो अभी क्या हुआ था 2021 में ही कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले से ही जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और झज्जर जिले का, हरियाणा में ही है, झज्जर जिला है। तो यहाँ के झज्जर जिले के क्या नाम था उसका, भिंडावास, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आधा का है, सेंचुरी का जो वेटलैंड था उसको रामसर साइट का टैग दिया गया है। तो ये ध्यान रखिए, किसको, हरियाणा के ही गुरुग्राम का है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और झज्जर जिले का हरियाणा का ही है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेटलैंड को क्या किया गया, रामसर साइट के अंतर्गत मान्यता दी गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाएं हम लोग, तो हिस्ट्री में भी बात कर लेते हैं कि हरियाणा के अनेक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उनमें से जैसे नाम आता, अरोड़ा आसफ अली का नाम आता है। हिस्ट्री जिसने पढ़ा होगा उन तुरंत क्लियर हो गया होगा। अरोड़ा आसफ अली हैं, बंसी लाल हैं, सुचेता कृपलानी हैं, चौधरी देवी लाल हैं। तो ये सब उसमें अपना योगदान दिए थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। और ये हरियाणा राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1966। और हरियाणा जो है, इसीलिए हरियाणा का जो स्थापना दिवस है हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके द्वारा डॉर्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉर्कथॉन तो बता रहा अभी क्या है ये, तो पहले देख लेते हैं किसके द्वारा किया गया। तो NCB के द्वारा किया गया है। NCB का मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्या किया है, डार्क नेट के माध्यम से, किसके माध्यम से, डार्क नेट के माध्यम से जो मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी को रोकने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए इसका क्या किया है, इसका आयोजन किया है। डॉर्कथॉन 2022 इसी का क्या किया है, आयोजन किया है। अब इसका आयोजन तो कर दिया, तो अब क्लियर है कि इसका उद्देश्य क्या होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो छात्र होंगे, युवा होगा और जो तकनीकी विशेषज्ञ होंगे उनको क्या करना है, इसमें शामिल करना है, ताकि डार्क नेट, अब डार्क नेट का मतलब क्या है कि डार्क है जहाँ पता ही नहीं है कि क्या रखा है, कहाँ से ये सारे मतलब की जा रही है, मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है, किसका कोई पता ही नहीं, कहाँ से कौन सी साइट क्या है, कुछ नहीं पता है। तो डार्क है वो चीज़, क्लियर। तो उसमें से ढूंढना, उस जो गुमनाम बाजार है वहाँ से उसको ला कर के उसका मतलब उसको खोजना। तो ये क्या है, उसी डार्क नेट मतलब इन जो छात्र युवा है, तकनीकी विशेषज्ञ, उनको शामिल करना, ताकि डार्क नेट बाजार की जो गुमनामी है उसको उजागर किया जा सके और उसके लिए कोई प्रभावी समाधान खोजा जा सके। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और ये इसके लिए क्या होगा, जो इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे उनमें उनके जो प्रथम विनर होगा उसको 2.5 लाख रुपए, और जो सेकंड में आएंगे उनको 2 लाख रुपए, थर्ड को 1.5 लाख रुपए, इस तरीके से दी जाएगी। और इसका जो ऑनलाइन पंजीकरण है वो 31 मार्च तक है, तो आप लोग साइट जा करके देख लीजिएगा।
साइड वाइड इंपॉर्टेंट नहीं है ना कि ये है इंपॉर्टेंट विजेता, बाकी ये ध्यान रखना कि ये है क्या, डार्क थॉन 2022 है क्या, तो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, तो इसके लिए है, ये ध्यान आपको रखना है। अगर बात करें एनसीबी, तो इसके महानिदेशक कौन है, महानिदेशक तो ये कौन है, सत्यनारायण प्रधान। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर क्या है, नई दिल्ली। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की बात करें तो वो कब हुई थी, 1986। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था ऑपरेशन, एक मिनट गाइज, अभी कल या परसों के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से ऑपरेशन, इसलिए बता देते हैं दोबारा तिबारा ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, रिवीजन होता रहे। जरूरी नहीं कि आपको नोट्स ही पलटना पड़े, तो जितना मेरे माइंड में रहता है मैं चीज़ों को डिस्कस कर देती हूँ। ऑपरेशन परिवर्तन, अभी मैंने बताया था, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ऑपरेशन परिवर्तन कहाँ, तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए आपके, जैसे मैंने नाम लिया तो ये कहाँ की पहल थी, आंध्र प्रदेश सरकार की पहल थी। ये किसके लिए थी, गाजा जो भांग था उसको समाप्त करने के लिए स्टार्ट किया गया था वहाँ पे, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो एनसीबी है, नारकोटिक्स ब्यूरो, एक फैक्ट बताना भूल गई, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अधीन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड मैंने सारे फैक्ट आपको डिस्कस कर दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार जो भी बनाना हो, जितना बनाना हो बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को कितने साल के लिए मंजूरी दी गई है, तो यह है 5 ईयर्स, 2022 से 2027, 2022 से 2027 तक 5 साल के लिए इसको क्या किया गया, मंजूरी दी गई है। और इसमें क्या है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, तो यहाँ पर जो टोटल बजट है, यहाँ आप लोग देख भी रहे होंगे, टोटल बजट 1037 करोड़, तो ये लगभग आपको नोट डाउन करना है, ध्यान रखना है कि ये कितने बजट इसमें घोषणा की गई है। और ये शिक्षा मंत्रालय ने कि जो वयस्क शिक्षा के सभी पहलू को कवर करने के लिए इसमें क्या किया है, वयस्क शिक्षा को कवर करने के लिए, कि जितने भी पहलू हैं उसको कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए, यानी 5 साल की अवधि के लिए इस प्रोग्राम को क्या किया है, इस प्रोग्राम को यानी इस प्लान को, इस योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य जो है कि जो प्रौढ़ शिक्षा उसको, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, और जो बजट में घोषणा की गई थी, बजट 2021-22 के सभी पहलुओं से इसको जोड़ना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि प्रौढ़ शिक्षा को NEP 2020 में जो आई थी और जो बजट 2021-22 है उसके सभी पहलुओं से इसको क्या करना है, जोड़ना है। अब सरकार ने क्या कर दिया है, जो वयस्क शिक्षा थी यानी वयस्क शिक्षा या फिर प्रौढ़, इसको कह सकते हैं आप प्रौढ़ शिक्षा, वयस्क शिक्षा एजुकेशन या प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर यहाँ पर क्या कर दिया है, सभी के लिए शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया है। किसके स्थान पर, वयस्क या प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर क्या कर दिया है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। यहाँ आप देख भी रहे होंगे अ न्यू स्कीम, ये देखिए अ न्यू स्कीम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल अस वाइल क्या लिखा है, टर्म्ड एज अडल्ट एजुकेशन, वही जो मैंने हिंदी में बताया है कि एडल्ट एजुकेशन की जगह पर इन्होंने क्या कर दिया है, एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने ये जो 5 साल की अवधि के लिए इन्होंने स्टार्ट किया है 2022-27 के लिए, तो इसकी जो कुल परिव्यय रखा है ये यहाँ पे है 1037 मतलब 1037.90 करोड़, तो ये इतना इसमें किया गया है। और बात करें कि एक और पॉइंट आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट
मतलब पॉइंट है, मिस मत करिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो योजना है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, इसके तहत, इस योजना के तहत देश के जितने भी राज्य और यूटीज़ हैं वहाँ पे 15 वर्ष या उससे अधिक 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो गैर साक्षर लोग होंगे उनको क्या करेगी, ये कार्यक्रम कवर करेगी। तो क्या हो सकता है, स्टेटमेंट में आपको 12 वर्ष दे दे या कुछ और दे दे, तो क्या होगा, 15 वर्ष या उससे अधिक। इसमें कितना लिया गया है, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वर्ग के लोगों को ये योजना कवर करने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो वहाँ पर जो देश में जो 15 वर्ष या उससे अधिक लोग हैं, वो निरक्षरों की कुल संख्या देखा जाए, निरक्षर की कुल संख्या जो है वो है 25.76 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार 15 वर्ष के या उससे अधिक आयु वर्ग में जो निरक्षर की कुल संख्या वो कितनी है, 25.76 करोड़। और इस 25.76 करोड़ की में देखें तो इसमें आपको अगर पुरुष की देखें यानी मेल की देखें तो मेल में कितने हैं, 9.08 करोड़। और अगर इसमें फीमेल की बात करें तो फीमेल में कितने हैं, 16.68 करोड़। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। और बस इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को क्या करना है, साक्षर बनाना है। मतलब साक्षर बनाना मेन ये नहीं कि पढ़ा लिखा बेरोजगार नहीं बना देना। आजकल के टाइम में लोग क्या हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, तो वो नहीं करना है, पढ़ा लिखा कर बेरोजगार नहीं बनाना, बल्कि क्या करना है, साक्षर बनाना उद्देश्य नहीं, बल्कि क्या जागरूक करना है। किसके लिए, जो उनकी किसके लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए, कौशल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो इसका ये जो प्लान है, ये जो प्रोग्राम है, इसका यही उद्देश्य है। और स्कूल क्या करेगा, इस योजना के क्रियान्वयन की क्या होगी, इकाई होगी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद LAHDC लेह ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है। तो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के द्वारा कौन से योजना की शुरुआत की गई है, कुनस्योम योजना। कुनस्योम योजना। अब ये देख लेते हैं कुनस्योम का अर्थ क्या होता है। हमें तो पता नहीं है कुनस्योम का क्या अर्थ है, तो पहले ये देख लेते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। तो इसका अर्थ है सभी के लिए समान, सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित। उद्देश्य इसका क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, समावेशी और सुलभ क्या, लद्दाख। उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख। इस नई योजना के तहत क्या है कि क्या किया जाएगा, जो लेह हिल काउंसिल है वो ज़रूरतमंद लोगों को क्या करेगी, 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण जो हो गया, इक्विपमेंट होंगे, तकनीकी जो होगी वो मुहैया कराएगी। इस योजना के तहत जो ज़रूरतमंद लोग होंगे उनको 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण और तकनीकी मुहैया कराएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें लद्दाख यूटी की, तो इसके जो उपराज्यपाल हैं, इसके उपराज्यपाल कौन है, तो RK माथुर, राधाकृष्ण माथुर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें तो लद्दाख ने अभी क्या किया था 2021 में, यानी 1 सितंबर 2021 को इसने जो 2 लुप्तप्राय प्रजाति थे, क्या नाम था उनका, एक मिनट, हिम तेंदुआ, इसको क्या किया, वहाँ का अपना राज्य पशु घोषित किया। राज्य पशु हिम तेंदुआ को लद्दाख ने। और करंट मतलब ये 2021 सितंबर की न्यूज़ है, तो इसको नोट करना इम्पोर्टेंट है। और बात करें उसकी राज्य पक्षी की, तो उसका नाम है ब्लैक नेक्ड
क्रेन, ये क्या है, राज्य पक्षी, कहाँ की, लद्दाख ने भी इसको घोषित किया था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर लद्दाख की बात करते हैं तो आपको मैप में दिखा दें लद्दाख, वैसे अब आप लोग को पता हो गया होगा जो मेरी वीडियो शुरू से ही देख रहे हैं, स्टार्ट से ही देख रहे हैं, क्योंकि मैंने हर चीज़ मैप में बता रखा है कहाँ पर क्या है। ये देखिए, ये लद्दाख है, तो बार बार देखेंगे तो आपको तो सारा माइंड में सेट हो ही जाएगा। ये है लद्दाख। इस लद्दाख में क्या है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कहाँ पर है, लद्दाख में ही है। पैंगोंग तसो झील कहाँ पर है, यहीं लद्दाख में ही है। तसोकार झील कहाँ है, ये यहीं पर है, लद्दाख में ही है। तो जो भी मेरे माइंड में अभी था वो मैंने आपको सारे डिस्कस कर दिए आपके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए कोई नहीं जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है, स्टार बना लीजिए। केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC नियुक्त किया है, यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। क्लियर हो गया होगा, किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया जी अशोक कुमार को। किसे नियुक्त किया गया है, जी अशोक कुमार को। तो क्या हुआ था कि जो ये 26/11 का जो अटैक हुआ था, मुंबई अटैक, तो उसी के बाद से ही जो भारत सरकार है वो समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। मतलब करीब 14 ईयर्स अगो, यानी 14 साल पहले समुद्र के रास्ते से ही आतंकवादी आए थे और देश की जो आर्थिक राजधानी मुंबई थी उस पर अपना मतलब इन लोगों ने अटैक कर दिया था। और इसी के बाद से ही इस समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर लगातार सरकार काम कर रही है। तो इसी अटैक के बाद से ही ये स्टार्ट किया गया है, इस पर फोकस किया गया है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ही जो वाइस एडमिरल रिटायर्ड हैं जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें NMSC की, यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी काउंसिल की कोऑर्डिनेटर, समन्वयक है ना, परिषद नहीं, समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर सी। तो इसकी बात करें तो इसके कार्य क्या है, तो ये जो NMSC है ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि कौन है, तुरंत आ गया होगा, वो क्या नाम है उनका, अजित डोभाल। तो उसके अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के, तो अजित डोभाल हैं। तो ये जो NMC है वो क्या करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर के यानी अजित डोभाल यानी NSA इनके साथ मिलकर के क्या करती है, इनके साथ मिलकर के ये काम कर रही है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें इसमें कि जो ये NMC है ये जो देश के 13 देश के जो प्रदेश हैं, जो तटीय प्रदेश हैं, तटीय राज्य हैं, तटरक्षक बल हैं, भारतीय नौसेना है और विभिन्न अन्य सुरक्षा एजेंसी है, उनके साथ ये समन्वय करने का काम सौंपा गया है NMC को, कि इनके साथ आप क्या करिए, समन्वय करिए, कोऑर्डिनेट करिए, और इस तरीके का इनको काम सौंपा गया है, जो क्या करेंगे, समुद्र और तटीय सुरक्षा प्रदान करने में ये सब शामिल है उसमें। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें इनकी, जी अशोक कुमार की, ये देश के 35वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में ये कार्य कर चुके हैं, नौसेना उप प्रमुख के रूप में ये काम कर चुके हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ और आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जैसे कि क्या अनंत नागेश्वर को क्या नियुक्त किया गया है, अनंत नागेश्वर इनको आर्थिक सलाहकार। ONGC कई बार मैंने बताया है, अलका मित्तल हैं, ONGC के हेड कौन है, अलका मित्तल। और क्या नाम है इनका, तटरक्षक बल के वीरेंद्र कुमार पठानिया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। नीति आयोग किसके सहयोग से, ये आप कई बार इसका नाम सुन चुके होंगे, फिनटेक ओपन। तो बार बार न्यूज़ में अगर जो चीज़ है यानी कि वो इम्पॉर्टेंट है तो उसको हल्के में नहीं लेना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, नीति आयोग, तो पहले ये ध्यान रखना है, नीति आयोग ने
किसकी हेल्प से, किसके सहयोग से? फिनटेक ओपन हैकथॉन को लॉन्च करेगा। तो किसके सहयोग से? ये है फ़ोन पे, ये है नीति आयोग और ये फ़ोन पे, इंडियाज़ पेमेंट ऐप। तो इसी के सहयोग से ये फिनटेक ओपन हैकथॉन क्या करेगा? लॉन्च करेगा। तो चलते हैं और भी इससे रिलेटेड देख लेते हैं पॉइंट। तो अभी ये लॉन्च करेगा, किया नहीं गया, 21 फरवरी को ये लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि ये जो लॉन्च करेगा, ये जो हैकथॉन होगा ये किसके लिए होगा? तो जो भारत के इनोवेटर्स हैं, नवाचार है, डिजिटल क्रिएटर्स हैं और जो डेवलपर्स को मतलब उनको क्या करेगा? सोचने के लिए, विचारने के लिए, कोड करने का अवसर प्रदान करेगा। यानी एक ऐसा मंच ये प्रदान करेगा। ये हैकथॉन एक मंच होगा जिसपे जो भारत के क्या कहते हैं उनको, इनोवेटर्स होंगे, डिजिटल क्रिएटर्स होंगे और डेवलपर्स होंगे, उनको एक मंच देगा, उनको एक अवसर देगा कि वो क्या करें? विचार करें, सोच करें, उसको कोडिंग करें। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यानी इस हैकथॉन का उद्देश्य फिनटेक इकोसिस्टम के लिए क्या करना है? पथ प्रदर्शक समाधान के रूप में काम करना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें भी क्या है कि पंजीकरण करने की अंतिम तारीख बता दी गई, 23 फरवरी है और अंतिम जो जमा करने की अंतिम तारीख है, प्रविष्टियाँ जो जमा करनी है वो 25 फरवरी है और इसमें विजेताओं की घोषणा 28 फरवरी को की जाएगी। तो ये पूरा इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें फ़ोन पे की, फ़ोन पे के बारे में भी जानना जरूरी है, बहुत यूज़ होता है ये। तो ये क्या है? डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी है, भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है, बंगलुरु में है। और इसकी स्थापना समीर निगम राहुल जारी, तो ये नहीं किसने की थी, बस ये ध्यान रखिए कब हुई थी? 2015 में हुई थी, दिसंबर 2015 में हुई थी। और यह कंपनी जो है फ़ोन पे ऐप चलाती है। यह ऐप जो है 2016 में लाइव हुआ था और ये यूपीआई यानी यूनिफाइड, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आप लोग को, कभी कभी पूछ लेता है किसी ना किसी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये जो ऐप है ये यूपीआई पर आधारित है और 11 से अधिक 11+ क्या है? भारतीय भाषाओं में ये उपलब्ध है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे मैंने। और अगर नीति आयोग की बात करें तो इनके बारे में तो कई बार बता चुके हैं कि ये क्या है? केंद्र सरकार की एक थिंक टैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी और ये योजना आयोग के स्थान पर इसका हुआ था। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री हैं। और सीईओ कौन है? सीईओ अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत, अब तो सबको एकदम रट गया होगा सारी चीज़ें, अमिताभ कांत। और अभी मैंने बताया भी था लास्ट टाइम कि अटल नवाचार, अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM, अटल इनोवेशन मिशन जो है यानी अटल नवाचार मिशन लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा ही। तो ये सब भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वही कह रहे हैं ना वीडियो, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, कहाँ से आ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए सारे लेक्चर बहुत ही आराम से नोट डाउन करते हुए चला करिए। क्या है किस बैंक के द्वारा हाल ही में मैं आप लोगों को बताना भूल जाती हूँ, क्या बताना भूल जाती हूँ कि चैनल को क्या करिए? लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बताना भूल जाती हूँ तो आप लोग करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ ये सब आप ही का है, आप ही के लिए किया जा रहा है, आपकी फैमिली है, तो आप लोग फैमिली हैं। तो फैमिली का क्या काम होता है कि फैमिली को बढ़ाया जाए, यानी कि बढ़ाने का सेंस है कि इसको एक पॉजिटिव उसमें लिया जाए, वे में लिया जाए, यानी कि उसको क्या किया जाए? उसको सपोर्ट किया जाए। तो सपोर्ट करिए प्लीज़, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, वो भी आएँ, वो भी बेनिफिट लें, वो भी तैयारी कर ही रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ उनको भी शेयर करिए। और आप जो नए हैं वो तो बिल्कुल भूलें ना कि सब्सक्राइब करना है चैनल को। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। किस बैंक के द्वारा हाल ही में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं हेतु वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया है? मतलब अगर 57-58 व्यूज़ एक वीडियो पर आ रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी मैंने जनवरी में स्टार्ट किया है, बहुत टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अब आप लोग शेयर करेंगे तभी व्यूज़ आएंगे, क्योंकि नया है, अभी कोई जानता नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी हेल्प करिए। और व्यूज़ आते हैं और लाइक केवल 10-15 ही जाते हैं, तो एटलीस्ट जब व्यूज़ आ रहे हैं तो लाइक तो बनता ही आप लोग का, कर दिया करिए। क्या जा रहा है उसमें आपको मतलब लाइक करने में और शेयर करने में, कुछ तो जा नहीं रहा है। तो क्या है? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया, तो सिडबी के द्वारा शुरू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सोचा ला बता दूं ताकि आप लोग लाइक कर दें।
चलिए, किस बैंक के द्वारा हाल ही में पश्चिम बंगाल के यानी वेस्ट बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं हेतु वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो सिडबी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिडबी को ऐसे लिखते हैं, और अब ऐसे लिखते हैं तो इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज, देखिए मेरे बोलने पे जाया करिए, लिखने पे मत जाया करिए, क्योंकि बहुत ही गंदी राइटिंग है, लेकिन फिर भी इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ जल्दी ही सुधारने की कोशिश करेंगे। जल्दी एक नया आप लोग देखेंगे, तो आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। एक मिनट। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या है सिडबी का? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी ने क्या किया है, वेस्ट बंगाल के जो सुंदरवन है, सुंदरवन तो वेस्ट बंगाल में ही इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो उन्हीं वहाँ की महिलाओं ने क्या किया है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम स्टार्ट किया है। अब इस क्रिएशन के तहत करने वाले क्रिएशन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो जो महिलाएं होंगी वो जो फिश स्किल्स है, क्या है? फिश स्किल्स का मतलब अगर कहें हिंदी में तो शल्क, जो फिश की शल्क होती है उससे क्या करेंगे महिलाएं जो होंगी, ये क्या करेंगी? फिश स्किल्स से यानी फिश शल्क से क्या करेंगी? आभूषण और शो पीस बनाएंगी। ये क्लियर हो गया होगा। तो सिडबी क्या करेगा कि सीधे जो राजस्व अर्जित करने का इनको महिलाओं को लाभ देगा। सिडबी क्या करेगा, 50 महिलाएं, कितनी महिलाओं को, ये भी ध्यान रखना, कितनी महिलाओं को? 50 महिलाओं को स्टार्टिंग में क्या करेगा? सीधे राजस्व अर्जित करने का लाभ देगा। फिर ये क्या करेंगी? बाद में यही महिलाएं जो होंगी ये अपने ज्ञान का प्रसार करेंगी और क्या करेंगी? एक ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगी। ये अन्य लेडीज़ को भी, अन्य महिलाओं को भी क्या करेंगी? प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगी, उनको भी ज्ञान देंगी, सिखाएंगे सब कुछ, यानी ट्रेंड करेंगी उन्हें। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यह जो सिडबी का जो मिशन है वो स्वावलंबन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्या करना है? कारीगरों को टिकाऊ बनाने में मदद करना है, हेल्प करना है। अगर बात करें सिडबी की, तो सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में, 1990 में। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ है? लखनऊ में है। अगर इसके अध्यक्ष और एमडी की बात करें तो वो कौन है? यहाँ ऊपर लिख दे रहा, शिव सुब्रमण्यम रमन। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो, एक नया क्वेश्चन आ गया। तंबाकू छोड़ो ऐप। कोई भी ऐप लॉन्च कर लो, तंबाकू जो खाते हैं वो छोड़ नहीं सकते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी काम है तो कर रहे हैं। तंबाकू छोड़ो ऐप किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस ऐप को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च तो कर दिया, अब इसमें काम क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन होगा तंबाकू छोड़ो, ये जो एप्लीकेशन होगा वो क्या करेगा? ये जो ऐप होगा वो लोगों को क्या करेगा कि तंबाकू को छोड़ने में मदद करेगा। और इस ऐप को, ये जो ऐप है इसको डेवलप कौन किया है, लॉन्च किसने किया है? तो वो देख लेते हैं। WHO सीयर की क्षेत्रीय निदेशक क्या नाम है उनका? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने क्या किया है? जो WHO का साल भर चलने वाला कमिट टू
क्विट अभियान के दौरान इसको लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो तंबाकू छोड़ो ऐप है किस अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया है, तो कमिट टू क्विट, इसी अभियान के तहत ये तंबाकू छोड़ो क्या नाम है ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब अगर देखें तो दुनिया में, अगर दुनिया में देखा जाए तो पूरे विश्व में इससे करीब जो है 8 लाख इसमें 1 मिनट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि अगर दक्षिण, पहले हम लोग बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में यहाँ पर जो कितने लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, 1.6 मिलियन लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जो तंबाकू उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ताओं में से क्या है, एक है। तो ये ऐप क्या करेगा, वही तंबाकू छोड़ने में लोगों की हेल्प करेगा। उनके तरीके बताएंगे कि कैसे आप क्या क्या कर सकते हैं इसको छोड़ने के लिए, तंबाकू को छोड़ने के लिए। और ये आपको क्लियर हो गया होगा। और मतलब लगभग 8 मिलियन लोगों की इससे क्या होती है, मौत होती है। 8 मिलियन लोगों की इससे क्या होती है, तंबाकू के सेवन से मौत होती है। तो इसीलिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। अगर बात करें WHO की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पता ही होगा आप लोग को, जिनेवा। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948। इसके निदेशक कौन है, इनके निदेशक हैं, 1 मिनट इसको थोड़ा क्लियर लिख दें, टेड्रोस एडनॉम। टेड्रोस पूरा नाम जरूरी नहीं है कि एडनॉम भी है, बस टेड्रोस आप ध्यान रखिए। ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में क्रूड पाम ऑयल, ये भी बहुत लंबे समय से न्यूज़ में चल रहा है, के लिए कृषि और संरचना विकास उपकर, आपको ये टर्म ध्यान रखना है, उपकर, जो हमारा थंबनेल है इसी के लिए है, उपकर सेस के लिए ही है आज का थंबनेल। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में क्रूड पाम ऑयल के कृषि और संरचना विकास उपकर को 7.5 से घटा करके कितना कर दिया है, कितना कर दिया है देख लेते हैं। पहले ये जो है कृषि और संरचना विकास उपकर AIDC, तो केंद्र सरकार ने जो कच्चा पाम तेल है, यानी क्रूड का मतलब कच्चा, तो क्रूड पाम ऑयल है उसको क्या किया, उसके आयात पर जो टैक्स है वो 7.5% से घटा करके कितना कर दिया है, 5% कर दिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये हाँ, ये अब बात करें कि जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है। पॉइंट नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है। ये जो कर में कमी की गई है, इसको कर में कमी को AIDC के नाम से भी के रूप में भी जाना जाता है। कर में कमी को जो कमी की गई है, 7.5 से 5 की गई है, उसको AIDC के रूप में भी जाना जाता है। अब जब AIDC में जो कमी की गई है, उसके बाद जो CPO और जो रिफाइंड पाम तेल है उसके बीच जो आयात कर है उसका अंतर बढ़ करके कितना हो गया, 8.25% हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा ध्यान रखने की इसको ज़रूरत नहीं है, बस जितना बताया है कि ये ध्यान रखिए, और ये और जो बताया है बाकी ये CPO का अंतर नहीं, बस जान लीजिए कि क्या बात हुई चली है। और भारत जो है अपने खाद्य तेल ज़रूरत का जो है 2/3 से अधिक आयात करता है। भारत अपनी खाद्य तेल ज़रूरत का जो है 2/3 से अधिक आयात करता है। ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट बताने जा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत जो है इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे शीर्ष उत्पादकों से ही पाम तेल का क्या करता है, आयात करता है। और यह जो है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन से सोया और सूरजमुखी के तेल का आयात करता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। पाम तेल इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे शीर्ष उत्पादकों से, और ये जो सूरजमुखी सोया तेल है ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन से आयात करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल को अगर हिंदी में कहा जाए तो ताड़ का तेल कहते हैं, ताड़। पाम ऑयल जो है ये भारत में सबसे अधिक आयात भी होता है और इस्तेमाल भी किया जाता है। ताड़ का तेल यानी पाम ऑयल जो है भारत में सबसे ज़्यादा आयात और इस्तेमाल किया जाने वाला तेल है।
इसको देखा जाए तो जो खाद्य प्रोसेसर जैसे कि थोक खरीदार हैं और रेस्टोरेंट में इस में उपयोग के लिए इसको क्या किया जाता है, पाम ऑयल को आयात किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें AIDC की, AIDC तो क्या है, ये एक क्या है, कर है। ये क्या है, एक कर है जो सरकार क्या करती है, सरकार के द्वारा कृषि उपज का, जो कृषि उपज है उसके वाणिज्यिक उत्पादन पर इसको लगाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो दर होती है, जो लगाई जाती है दर, ये उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है और AIDC के माध्यम से ही क्या करती है, सरकार द्वारा जो एकत्रित धन होता है उसका यूज़ पूरे भारत में कृषि में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से बताते हैं, ये AIDC क्या है, एक कर है जो सरकार क्या करती है, सरकार के द्वारा कृषि उपज का जो वाणिज्यिक उत्पादन होता है उस पर लगाया जाता है इस दर को। और ये जो दर होती है ये उत्पादन क्षमता पर डिपेंड करती है, उत्पादन क्षमता पर डिपेंड करती है। और ये इसी के माध्यम से, AIDC के माध्यम से सरकार के द्वारा जो एकत्रित धन होता है उसका उपयोग पूरे भारत में कृषि में जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अपने सेस के बारे में, जो आज का हमारा थंबनेल है, उपकर। अब थंबनेल क्या है, एक ले चलते हैं, दिखा देते हैं ताकि आपको थंबनेल पता चल जाए कि ये थंबनेल क्या होता है। इसी के बारे में ये है, देख लिए होंगे। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन को समझते हैं। ये है क्रूड पाम ऑयल। तो हम बात कर रहे थे सेस, जिसको CESS क्लियर लिख दे रहे हैं, CESS इसको बोलते हैं उपकर। तो एक कर होता है, तो कर तो सबको पता होगा कि कर क्या होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं उपकर की। तो क्या होता है कि सरकार जो है, सरकार के द्वारा किसी विशेष पर्पज से, किसी विशेष सेक्टर के लिए उस सेक्टर के विकास या कल्याण के लिए जो लगाया जाता है उसी कर का एक रूप होता है। यानी कर के ऊपर लगाया जाने वाला कर, मतलब एक कर तो है, फिर क्या करो उस पर एक और कर लगा दो, यानी क्या हो जाएगा, उपकर। कर के ऊपर कर यानी उपकर। लेकिन ये कैसा उपकर, मतलब कर के ऊपर लगाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है कि किसी विशेष सेवा के लिए, किसी विशेष क्षेत्र के लिए, उसका कल्याण करने के लिए, उसके विकास के लिए जो कर लगाया जाता है, जो वसूला जाता है, उसी कर का क्या होता है, एक रूप होता है जिसको हम सेस के नाम से जानते हैं। और ये प्रत्यक्ष जो हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इसके अतिरिक्त ये लगाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये जो जैसे कि आपको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू बताएं, वैसे समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। जैसे केंद्र क्या करती है, केंद्र के द्वारा जो, एक मिनट, क्या कैसे समझाएं आपको, एक मिनट, गिव मी सम टाइम। ये जो सेस होती है, जैसे कि क्या होता है, शिक्षा पर लगा दिया जाता है, शिक्षा पर उपकर लगा दिया जाता है, क्योंकि ये विशेष कल्याण के लिए होता है, विशेष एक इसका एक उद्देश्य होता है कि इसी के लिए, इसी पर्पस से ही इसमें खर्च किया जाता है। तो ये क्या है, शिक्षा पर उपकर लगाया जाता है। जैसे आप देख लीजिए स्वच्छ भारत पर लगाया जाने वाला इस पर उपकर कि इसका उद्देश्य क्या है, खाली यही है, इसी पर लगाया जाएगा। कृषि कल्याण उपकर, तो इस तरीके के जिसका एक विशेष उद्देश्य होता है, प्रयोजन होता है, उसी पर ही इस पर लगाया जाता है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। और जब ये जो लगाया जाता है ये क्या होता है, एक राजस्व का एक स्थायी स्रोत नहीं है, स्थायी तरीके से नहीं है। मतलब जिस उद्देश्य के लिए ये लगाया जा रहा है कर, अगर ये पूरा हो जाता है तो इसे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे लग रहा है कि अब कोई डाउट नहीं होगा, ये आपको समझ में एकदम आ गया होगा। तो ये है। और एक होता है, एक ये तो मैंने उपकर बता दिया, एक आता है अधिभार। अधिभार एक आता है शब्द, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरचार्ज। एक मिनट, SURCHARGE। तो ये क्या कहते हैं, सरचार्ज जो होता है, अधिभार जो होता है, ये स्थायी होता है, वो स्थायी नहीं होता है। ये अधिभार जो होता है स्थायी होता है, ये स्थायी होता है। और इसका क्या मतलब, इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें सामान्य दर के अनुसार ही जो देय आयकर होते हैं उसी के हिसाब से प्रतिशत के रूप में इसमें लगाया जाता है। तो ये आपको
क्लियर हो जाता है। अगर वित्तीय वर्ष के लिए कोई कर देय नहीं है तो कोई अधिभार भी नहीं लगाया जाता है। अधिभार और ये सरचार्ज से जो इकट्ठा हुआ टैक्स होता है, कर होता है, वो भारत के संचित निधि में जाता है। वो कहाँ जाता है? भारत के संचित निधि में जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वहाँ पर जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो इसके अधिभार के माध्यम से जो जो राजस्व अर्जित किया जाता है वो पूरी तरह केंद्र के उसमें रखा जाता है। ये पूरी तरह केंद्र के उसमें, और अन्य मतलब और जो राजस्व होते हैं, कर राजस्व होते हैं, उसे अन्य कर राजस्व के विपरीत इसे राज्य के साथ साझा नहीं किया जाता। मतलब अधिभार को राज्य के साथ साझा नहीं किया जाता है। जो अन्य कर राजस्व होते हैं वो साझा किए जाते हैं राज्य के साथ, लेकिन अधिभार को साझा नहीं किया जाता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये मैंने डिफरेंस करते हुए बता दिया। ये क्या कहते हैं, जो आपको बताया मैंने सेस है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो समझ में एकदम आ गया होगा, अधिभार भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी डे, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी का मतलब क्या होता है हिंदी में, उसको क्या कहते हैं, मिर्गी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, जिसको इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे कहते हैं। हर साल ये कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। फरवरी के 2nd मंडे को ये मनाया जाता है, लेकिन इस बार कब मनाया गया? ये 14 फरवरी को मनाया गया। 14 फरवरी 2022 को ये मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य बताना जरूरी तो है नहीं, क्योंकि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है इसका उद्देश्य। लोगों को शिक्षित करना, इस रोग के बारे में, उनके लक्षण, उपचार के बारे में समझाने का अवसर देता है यह डे। और दुनिया भर में देखा जाए तो लगभग 50 मिलियन लोग जो हैं मिर्गी से ग्रसित हैं। कितने? 50 मिलियन लोग ग्रसित हैं इस रोग से। और ये देखा जाए तो विश्व स्तर पर सबसे आम न्यूरोलॉजिकल रोगों में से एक है। और ये तो पूरे दुनिया में बता दिया। भारत में कितने लोग हैं? तो 60 लाख लोग मिर्गी से ग्रसित हैं। भारत में 60 लाख लोग। कोई भी व्यक्ति इससे ग्रस्त हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो ये बच्चों और बड़े वयस्कों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये जो एपिलेप्सी है, मिर्गी है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं? दवाओं और अन्य मतलब रणनीतियों के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे है, तो इसको इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी, यानी कि IBE लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एपिलेप्सी, और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी ILAE, यानी इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी। इन दोनों की ये क्या है? ये डे एक संयुक्त पहल है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इन्हीं दोनों के द्वारा, IBE और ILAE के द्वारा ये मतलब आयोजन किया जाता है। एपिलेप्सी, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये है क्या। तो ये एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी ये क्या है? विकार है। ये ध्यान रखना है आपको। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस विकार में क्या होता है कि मस्तिष्क की जो गतिविधि है वो असामान्य हो जाती है, सामान्य नहीं असामान्य हो जाती है, जिससे दौरे पड़ना या फिर वो क्या करने लगता है? असामान्य व्यवहार करने लगता है। कभी कभी अभिज्ञता संबंधी हानि हो जाती है। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा। अल्जाइमर रोग भी ब्रेन से संबंधित है, जिसमें भूलने की बीमारी हो जाती है। पार्किंसन भी एक मस्तिष्क रोग है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें IBE, इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी, इसके अध्यक्ष कौन है? फ्रांसिस्का सोफिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? IBE की इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फटाफट हम लोग आज पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप लोग क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एक मिनट गाइस।
भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन है आपके लिए 1981, 1986, 1995 या 2000। तो कब स्टार्ट हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिएगा। 1986 में भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो क्या हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं? EPA, EPA, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है छाता विधान, सेकंड है छड़ी मुबारक, थर्ड है पर्यावरण विधान एंड फोर्थ है इको संरक्षा नियम। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको है छाता विधान। इस EPA एक्ट 1986 को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। क्या हुआ था 1972, ये भी ध्यान रखना है जो बोल रहे हैं। 1972 में स्टॉकहोम, अरे ये टा है, स्टॉकहोम में आयोजित जो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन था, उसी निर्णय को क्या करने के लिए, कार्यान्वित करने के उद्देश्य से ये मतलब क्या कहते हैं EPA 1986 पारित किया गया था। 1972 में स्टॉकहोम में जो आयोजित हुआ था संयुक्त राष्ट्र का पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन, तो उसी के निर्णय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से ही भारत सरकार ने EPA 1986 पारित किया था। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया? तो ऑप्शन मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन जो है वो किसके अधीन किया गया? तो EPA 1986 के अधीन किया गया। EPA 1986 के तहत किया गया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और क्या होता है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, किसके नोटिफिकेशन के द्वारा? गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इस अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें क्या हो गया कि नाम बदल गया, और इसके अनुसार अब क्या हो गया, जो मतलब सूक्ष्म जीव हैं, आनुवांशिक निर्मित जीव हैं, कोशिका का विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात, भंडारण नियम 1989 में आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्द के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NGT, ये ध्यान रखिएगा, NGT इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो 2008, 2010, 2009 या 2011। तो कब स्थापित किया गया? तो 2010। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार के द्वारा इसको 18 अक्टूबर 2010 को NGT एक्ट 2010 के अधीन इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मतलब इसके द्वारा क्या किया जाता है? NGT का काम क्या है? तो इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधन से संबंधित जो मामले होते हैं उसका ये क्या करता है? निपटारा करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं। और हिंदी की बात करें तो क्या बोलते हैं इसको? नेशनल मतलब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इंपॉर्टेंट है। तो इको मार्क आपको पता चल गया होगा, इको से पता ही चल गया होगा। तो ये है किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो ऑप्शन है आपके लिए शुद्ध और मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या अधिक दृष्टि से व्यवहार हो। तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण के प्रति क्या हो? मैत्रीपूर्ण हो, उसी को इको मार्क दिया जाता है। प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो इको मार्क जो एक है सर्टिफिकेट है, तो उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो क्या करते हैं? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। और आज का क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था बजट के टाइम में, और इसको डिस्कस किया था। तो आप लोग वहाँ से अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो तुरंत इसका आंसर मिल जाना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी से होने वाले कमाई पर कितने फीसदी की दर से टैक्स देना होगा?
एडिटोरियल से मैंने लिया, लेकिन ये मैंने डिस्कस आपको उसी टाइम कर दिया था। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर कितने फीसदी के दर से टैक्स देना होगा? 30 ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को, 1 मिनट। 30%, 15%, 20% या 10%। ये आपको ऑप्शन जो है, जो भी आंसर होगा आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए कल का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। 16 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय के द्वारा सीडी योजना का शुभारंभ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ते रहिएगा। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। 15 फरवरी को जानी मानी शख्सियत बप्पी लहरी का निधन हो गया, तो वो किससे संबंधित है? संगीत क्षेत्र से। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसके द्वारा पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया गया? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव से 13 से 16 फरवरी 2022 का आयोजन किया गया? राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 फरवरी। और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस 4 फरवरी। इसकी वो क्या थी, थीम क्या थी? बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल। नेक्स्ट क्या है? लस्सा बुखार। कल मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया था कि क्या है इसका, कि कौन सा कथन सही है। तो ये इसमें बताना था कौन सा सही है, तो इसमें केवल 3rd ऑप्शन सही है। इसका मानव से मानव संचरण संभव है, यानी इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? यूएस के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? पाकिस्तान की रावी नदी। नेक्स्ट क्या है? देविका नदी परियोजना का संबंध यह किस राज्य या यूटी से है? तो जम्मू कश्मीर। 15 फरवरी को 2022 को किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया? कला रामचंद्रन को। हाल ही में किसने बुर्किना फासो के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली है? हेनरी दामिबा। इसका पूरा नाम क्या था? पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा। तो पूरा नाम तो याद नहीं हो पाएगा, या तो आगे का पॉल हेनरी याद कर, एक पॉल हेनरी पता होना चाहिए, दामिबा याद होना चाहिए। पॉल दामिबा ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं भी आए क्लियर हो जाए। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। इसका आंसर वहाँ नहीं लिखा था, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। और इसमें 4 बताया था। क्वाड समूह में कौन कौन है? अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है सेशन आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, कल फिर मिलते हैं। कल तो सैटरडे है और सैटरडे को स्पेशल टॉपिक होते हैं, तो देखते हैं क्या स्पेशल टॉपिक होगा। बने रहिए वीडियो के साथ, कल भी बने रहेगा, पता चल जाएगा। चलते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।